हमारे साथ बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए इस चुनावी माहौल में मौजूद है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। रिजिजू जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला और आपसे स्पष्ट सवाल यही है कि अरुणाचल पश्चिम की लोकसभा सीट पर आप इस बार बहुत हाई प्रोफाइल मुकाबला था, आपके खिलाफ कांग्रेस ने पूर्व सीएम नबाम तुकी को मैदान में उतारा था। क्या आप हैट्रिक मार पाएंगे? नहीं, हमारा वहाँ तो बीजेपी का पूरा लहर है, लगभग 70% से ऊपर जाएगा। तो लगभग मुझे 70-75% मिलेगा वोट, और बाकी कांग्रेस और बाकी लोगों को 25% लगभग वोट को वो लोग बंटवारा करेंगे। तो हमारे वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं। नॉर्थ ईस्ट में तो लगभग हम लोग स्वीप जैसे ही होगा। 25 लोकसभा सीट्स हैं, हम 22 सीट तो मिनिमम हम जीतेंगे एनडीए पार्टनर के साथ मिला करके। आप कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में पूरे स्वीप होगा, 25 सीटें हैं, 22 जीत के आएंगे, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। क्योंकि हमने देखा अभी हाल ही में सूरत में कांग्रेस के कैंडिडेट ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, इंदौर में ऐसा हो गया। हमने देखा था कि अरुणाचल के विधानसभा चुनाव में 10 उम्मीदवार बिना लड़ाई चुनाव जीत गए थे, यानी एक तरफा। क्योंकि पिछले 10 ये सालों मतलब में क्या जादू की छड़ी चला रहे हैं? कौन सा चमत्कार कर रहे हैं ये? देखो, जादू कुछ नहीं होता है जी, ऐसा नहीं, कुछ जादू नहीं होते हैं, इसमें काम करना होता है। मैं जब ये मेरे 7वां इलेक्शन है। 7 इलेक्शन जब हम लोग विपक्ष में लड़ते थे तो ना हमारे वहाँ बिजली थी, ना सड़कें थी, ना हमारे वहाँ हाईवे, कुछ भी नहीं था, ना एयरवेज, ना कोई पानी, कोई व्यवस्था नहीं था। अटल जी के समय में थोड़ा सा जो गांव का सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके तहत कुछ सड़कें बनी जी। बाकी जो भी हुआ है मोदी जी आने के बाद ही हुआ है। नहीं, उसका असर इतना है कि सब लोग बीजेपी का टिकट चाहते हैं। मेरा सवाल यह है कि देखिए, यही तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि देखिए, जब बिना चुनाव के ही लोग चुनाव जीत रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? वो कह रहे हैं कि यही तो करेंगे 2029 के अंदर, अब चुनाव ही नहीं करेंगे 24 को जीतने के बाद ये लोग, बीजेपी वाले। वही मैं आपको बात बता रहा हूं, आप अगर ध्यान से सुना है जी, वही मैं बात बता रहा हूं कि जो 60 साल में कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस के जमाने में कुछ काम नहीं हुआ, अभी 10 सालों में मोदी जी के समय में इतना काम हुआ है, तो लोग भरोसा जताते हैं। और भरोसा का क्या है? भरोसा तो वही है ना जो चुनाव में साथ देंगे। तो इसलिए कांग्रेस का तो वहाँ कोई जीतने का कोई सवाल नहीं है। कुछ हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं, 1-2 सीट वो एमएलए में जीत सकते हैं, एमपी सीट तो मुश्किल है, एमएलए में कुछ सीट मिलेंगे। मेरे यहाँ में साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ तो लगभग हमारा 10 अनकॉन्टेस्टेड हो गया, और लगभग हम 53-54 से ऊपर हम जीतेंगे। 1-2 सीट अगर कहीं गड़बड़ होता है तो वो भी कांग्रेस को तो नहीं मिलेगा, वो हमारा ही अंदरूनी कुछ जिसको टिकट नहीं मिला वो अपने कोई सहयोगी दल से जाके खड़ा हो गया, ऐसा हो सकता है। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये सीधा सीधा मोदी जी का काम के वजह से जी। बीजेपी मैं अब एक आंकड़े पे आता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि 2 चरणों के चुनाव में बीजेपी 100 सीटों से ज्यादा सीटें लगभग जीत रही है। 190 में अगर 100 जीत रही है तो 400 का आंकड़ा एनडीए पार कैसे कर पाएगा अगर 190 में 100 आ रही है तो? गृह मंत्री जी ने 100 नहीं कहा, 100 से ऊपर कहा है। और अगर ये वो जो इंडी गठबंधन को कुछ सीट आएंगे तो वो तमिलनाडु, केरला, वहाँ दक्षिण के कुछ राज्यों में थोड़ा सा सीट आ सकते हैं। वही है पहला चरण और दूसरी चरण, और अब से आगे तो कोई और ये इंडी गठबंधन को कोई सीट मिलने का कोई मुझे तो दिखाई नहीं देते हैं। और वैसे भी कांग्रेस और उनके साथियों के वहाँ कोई ना नेतृत्व है, ना कोई वहाँ पॉलिसी प्रोग्राम, कुछ भी नहीं है, तो लोग कैसे वोट देंगे? मोदी जी के नेतृत्व के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं 2014 के पहले सरकार का पहला दिन से मैं मंत्री हूँ जी। मैंने खुद मोदी जी के अंदर में काम करके देखा है,
ऐसा सरकार और ऐसा नेतृत्व, ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा हमारा देश को नहीं मिलेगा। विश्व में किसी देश को भी ऐसा नेतृत्व मिलना मुश्किल है। तो ऐसा मौका मिला है आज हमारे देश में, तो उसको कौन गंवाना चाहेंगे। लेकिन आज मोदी जी को फिर से तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही लोग वोट डाल रहे हैं एक तरफा। लेकिन किरण जी, आपने सही बात बोली कि आप 2014 से ही मंत्री हैं और बहुत कम ऐसे नेता हैं जो 2014 से लगातार 2024 तक मंत्री रहे। 10 साल आप मंत्री रहे। लेकिन ऐसा क्या है कि ये प्रश्न थोड़ा अलग है, कांग्रेस अमेठी और रायबरेली जो कि उनकी पुश्तैनी सीट है, वहां के लिए अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है, ऐलान नहीं कर पा रही है। आपका इस विषय पर क्या कहना है? कांग्रेस कह रही है कि हम सरप्राइज देंगे और उस सरप्राइज से बीजेपी हिल जाएगी। देखिए, इसका कारण तो कोई एक्सपर्ट होने का जरूरत नहीं है, विशेषज्ञ का जरूरत नहीं है। आम आदमी भी इसका कारण सीधा सीधा देख सकता है, समझ सकता है। देखिए अमित जी, आप देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने के बाद यूपी बदल गया है। अब धीरे धीरे यूपी भारत का सबसे बड़ा अर्थशक्ति वाला प्रदेश बनने जा रहा है जी। जब बीजेपी सरकार आए 17 में तो हम वहां 5वें नंबर पर खड़े थे क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। अब ये दूसरे नंबर पे आ गए हैं, महाराष्ट्र को पकड़ने वाला है। तो इतना बड़ा काम हो रहे हैं, तो क्या रायबरेली, क्या अमेठी, सारा उत्तर प्रदेश ही मोदी जी के साथ खड़े हैं। इसलिए वहां राहुल गांधी जब अमेठी में चुनाव हार गए, वो दक्षिण भारत में गए और नॉर्थ इंडियन को गाली देने लगा। वो अनाप शनाप उनके बाप दादा से लेकर के परिवार को इतने सालों तक तो रायबरेली अमेठी से उनको सांसद बनाया, वहां से उनको बार बार चुन के भेजा, कुछ नहीं किया है। मैं जब अमेठी गया मैं तो ढंग रह गया, कोई प्रॉपर गेस्ट हाउस, कोई होटल प्रॉपर नहीं। अब जाकर के थोड़ा जो दिखने लगा है। अब कैसे लोग विश्वास करें, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में नेहरू के जमाने से, इंदिरा गांधी के जमाने से, राजीव गांधी जमाने से, सोनिया गांधी, राहुल गांधी 60 साल प्रतिनिधि करने के बाद वहां एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाया, वो किस मुंह से जाकर के रायबरेली अमेठी को लोगों को समझाएंगे कि फिर से वो उसको चुनो? हो नहीं सकता। इसलिए ये कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। वो लड़ नहीं पा रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, और जिसको भी लड़ाएगा मोदी जी के नाम में ही वोट पड़ना है, तो वो मालूम है। इसलिए इसमें आप भी और हमारा बाकी को, आपके दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई गुमराह होने का जरूरत नहीं है। कांग्रेस और बाकी दलों के पास नेतृत्व नहीं है, उनका लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि वो सरप्राइज आपको देना चाहते हैं। रायबरेली में तो अभी तक बीजेपी ने भी कैंडिडेट नहीं दिया, अभी तक तो नहीं दिया है जब हम बात कर रहे हैं। अरे भाई, बीजेपी में तो मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ रहा है, जिसको भी कैंडिडेट तो देना पड़ेगा ना, वोट तो मोदी जी के नाम में पड़ना है। नहीं, कैंडिडेट तो देना पड़ेगा ना। मोदी जी के नाम पे चुनाव आप जीतेंगे, लेकिन कैंडिडेट तो देना पड़ेगा जिसको लोग वोट करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, नामांकन पत्र दाखिल होने से पहले अगर सही समय पे कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है तो ठीक है। उसमें तो कैंडिडेट कब डिक्लेयर करेगी एक टेक्निकल बात है, लेकिन मूल बात यह है। लेकिन कांग्रेस, लेकिन देखिए ये विडंबना है। और कांग्रेस को आप लोग पूछ रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली में कैंडिडेट अभी तक दिया नहीं है। बीजेपी ने खुद रायबरेली में कैंडिडेट नहीं दिया। अरे आप फर्क नहीं समझ रहे हैं। बीजेपी जिसको भी कैंडिडेट बनाएंगे, वोट तो मोदी जी के नाम में ही पड़ना है, मोदी जी के नाम से ही चुनाव जीतना है। तो किसको टिकट देते हैं उस पर आप चिंता मत कीजिए, जिसको भी मिलेगा मोदी जी के नाम में वोट पड़ेगा और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। तो इसमें पूरा देश में, ये अमेठी रायबरेली का सिर्फ नहीं है, पूरा देश में बीजेपी का ऊपर में जो भरोसा है और वोट पड़ेंगे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जी। तो इसमें कोई हमको असमंजस में नहीं रहना है। रिजिजू जी, देखिए आप भी युवा है, राहुल जी भी युवा है। राहुल गांधी का कहना है कि मैं उम्र आपकी नहीं पूछूंगा, लेकिन राहुल गांधी जी का कहना है कि वो खटाखट टकाटक गरीबी को खत्म कर सकते हैं अगर उनकी सरकार आई तो। आपका व्यू क्या है? देखिए, आप राहुल गांधी जी को बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हर भाषण में कुछ ऐसे बातें कह देता है जिससे कांग्रेसियों को परेशानी होती है।
कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के जो बाकी नेता है वो राहुल गांधी का ऐसा ऐसा बयान को वो डिफेंस करने में, उनको बचाने में पूरा समय जाता है। हमारे लिए तो ठीक है ना, तो हमारा विपक्ष में कोई मुकाबला नहीं करने वाला अच्छा नेतृत्व नहीं मिल रहा है, तो पॉलिटिकली तो ठीक है, लेकिन हम लोकतंत्र में चाहते हैं कि विपक्ष का भी अच्छा नेतृत्व हो, विपक्ष में अच्छे लोग हो, ताकि पार्लियामेंट में अच्छा बहस हो सके। जब से राहुल गांधी पार्लियामेंट में आए हैं तबाही कर दिया विपक्ष में, तो क्योंकि बोलने वाला नहीं है, वो लिख के चिट लेके आते हैं और पढ़ के भाग जाते हैं। जी, तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मोदी सरकार ने विकास किया है, तो फिर आप हिंदू मुसलमान के एजेंडे पे क्यों हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस कह रही है कि ये हिंदू मुसलमान डिवाइसिव पॉलिटिक्स करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। डिवीजन का बात ही नहीं है। कांग्रेस ने खुद ही कहा कि मुसलमानों को प्राथमिकता देके चलना चाहिए। 60 साल तक मुसलमानों को बेवकूफ बना कर रखा, 60 साल तक तुष्टीकरण का राजनीति किया। मुसलमानों का कोई उत्थान तो नहीं हुआ ना, मुसलमानों का कोई भला तो हुआ नहीं है। आज अगर कोई भी हो मुसलमान, कोई भी हो गरीब है, तो कांग्रेस ने बनाया। और आज कांग्रेस कह रहे हैं कि मुसलमानों को पूरा रिसोर्सेस देंगे, मुसलमानों के लिए सब कुछ करेंगे, उनको जॉब रिजर्वेशन देंगे। अरे भाई, मुसलमानों को अलग से आप जॉब रिजर्वेशन देंगे, कहां से लेकर देंगे? हमारा एसटी, एससी और ओबीसी का जो क्वाटा है उसको लेकर के आप मुसलमानों में बांटना चाहता है, तो मुसलमानों को ठीक क्यों नहीं किया? पहले उसका भला के लिए काम क्यों नहीं किया? आज हमारा हक, मैं इस देश का एक सीनियर ट्राइबल लीडर हूं, मैं पहला बौद्ध हूं जो कैबिनेट मंत्री बना है। मैं एक ऐसा क्षेत्र से आता हूं नॉर्थ ईस्ट जो बहुत दुर्गम है, तो ये सारा इलाका है हमारा एसटी, एससी, ओबीसी जो भी हो, हम लोगों का हक को छीन के अगर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को देना चाहता है तो हम मानेंगे नहीं। और मुसलमानों को कांग्रेस कह रही है, लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, कांग्रेस कह रही है कि हमने ऐसा कहा नहीं है, बीजेपी ऐसा कह रही है। हालांकि अनडिवाइडेड आंध्रा में और कर्नाटक में कांग्रेस ने ये करा भी है, लेकिन कांग्रेस कह रही है अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, अगर हमारा शासन आता है 24 में तो। अरे मैं बीजेपी माहौल बना रही है। कानून मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है कानून क्या है, संविधान क्या है। संविधान में जो परमिसिबल नहीं है, धर्म के नाम से कोई आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। अब आप कर्नाटका में भी बैकडोर से उन्होंने सारा मुसलमानों को ओबीसी बनवा करके रिजर्वेशन दे करके ओबीसी का हक छीनने का जो कोशिश नाटक कर रहे हैं, ये क्या है? आंध्र प्रदेश में 5% मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए जो किया वो क्या है? और जो मनमोहन सिंह ने बार बार कहा कि इस देश का जो संसाधन है उसमें मुसलमानों का पहला हक है, पहला अधिकार है, ये क्या है? आज राहुल गांधी जहां मुसलमान का जनसंख्या ज्यादा है वहीं जाकर के वो भाषण देते रहते हैं, वो बोलते हैं कि पूरा संगठित हो जाओ, मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ा है। तो वो हम थोड़ी कह रहे हैं, धार्मिक राजनीति, धार्मिक भावनाओं को जगा की राजनीति करना तो कांग्रेस कर रहे हैं। हम तो एक स्वर में कहते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास। आप इस देश के कानून मंत्री भी रहे हैं, आप इस देश के बड़े मंत्री हैं। मेरा आपसे सवाल है, एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है और विपक्ष ये लांछन लगा रहा है आपके ऊपर, और इसका जवाब देना चाहिए कि अगर आप सत्ता में 2024 में आते हैं तो आप संविधान को बदलेंगे। और सिर्फ विपक्ष नहीं कह रहा, आपके भी कुछ कैंडिडेट्स ने, मैं नाम भी ले सकता हूं अगर आप चाहें तो, उन्होंने भी संविधान को बदलने की बात कही है। तो ये 400 सीटें संविधान बदलने के लिए, संविधान को हम लोग सब संविधान को मानते हुए, संविधान को शपथ लेते हुए हम लोग काम करते हैं। मोदी जी आते ही सर झुक करके संविधान किताब को समर्पित करके पूरा अपना कार्यकाल पूरा किया। संविधान का संशोधन जो करते हैं वो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा किया। आज मुसलमानों को जो रिजर्वेशन देने का बात करते हैं, इसका मतलब कांग्रेस संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान इसका इजाजत नहीं देते हैं। तो संविधान को बदलने वाला कौन बात कर रहे हैं? तो कांग्रेस कर रहे हैं। और हम तो हमेशा संविधान के उसको मान्यता दे करके काम करने वाला अलग है। सारा जुडिशरी को कब्जा करके, वो कभी तक जुडिशरी कंसेप्ट करके कांग्रेस ने तबाही किया। 3 सीनियर जज को सुपरसीड करके चौथे वाला को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया। ये कौन किया? कांग्रेस ने किया। हमने 10 सालों में क्या एक भी सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट को हमने सुपरसीड किया? नहीं किया।
तो ये संविधान के साथ खिलवाड़ कौन कर रहे हैं? तो कांग्रेस कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस का नाटकबाजी, झूठ को कोई मानने वाला नहीं है। देश मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही हमको अगले 3-4 साल के अंदर में दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा अर्थशक्ति बनना है। किरण जी, हमारे पास समय कम है, मैं चाहूंगा कि आप छोटे छोटे जवाब दें। चाइना को लेकर राहुल गांधी बड़े सारे सवाल उठाते हैं, खासतौर पर अरुणाचल के संदर्भ में। आप क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं चाइना ने हमारी भूमि पे कब्जा कर लिया है। वो चाइना का प्रवक्ता है ये राहुल गांधी। 2008 में बीजिंग में जाकर के कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में समझौता हुआ। वो समझौता दिखाओ अभी खोल करके। आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर चीन का कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया है तो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। और आज चाइना जो कहना चाहता है उसको बड़ा चढ़ा करके राहुल गांधी कहते रहते हैं। हर दिन चाइना का डोल बजाते रहते हैं। तो चाइना और पाकिस्तान जो कहना चाहता है वो राहुल गांधी कहता है। यहां डरने का बात मत कीजिए, विषय उल्टा है। जो चाइना और पाकिस्तान जो बात करना चाहता है वो एग्जैक्टली राहुल गांधी बोलता है। यहां सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया, पाकिस्तान ने उसका तारीफ किया। और पाकिस्तान जो कहना चाहता है यहां राहुल गांधी वही बात कहते हैं। आज भी तो चाइना का सबसे बड़ा प्रवक्ता राहुल गांधी है इस वक्त। और हमारा 1 इंच जमीन नहीं गया जी। जो भी जमीन चले गई वो 1962 से पहले जवाहरलाल नेहरू के समय में जो भी जमीन चाइना ने कब्जा किया, आज वही जमीन चाइना के कब्जे में है। मोदी जी आने के बाद 1 इंच जमीन नहीं गया है। जो टेंशन चल रहा है, आज चाइना नाराज है जी। चाइना कहते हैं कि अब मोदी जी आने के बाद में बहुत सड़कों का काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहा है बॉर्डर में। तो नाराज होने से भी होने दो, हम तो अपना काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस जैसे थोड़ी है कि चीन को खुश कराने के लिए बॉर्डर एरिया ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो आज ही कुछ घंटे पहले का ट्वीट है 5:10 का, जिसमें चौधरी फवाद हुसैन है, पाकिस्तान के नेता हैं, फॉर्मर मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ लिखी है ट्विटर पे। उन्होंने लिखा है राहुल इज ऑन फायर, जब वो एक पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं। देखिए, मैंने पहले आपको बताया पाकिस्तान का जो नेतृत्व है, पाकिस्तान में जितना भी नेता है और चीन में है, वो कांग्रेस पार्टी से पूरा मिले हुए हैं। और आप देखिए जो यहां राहुल गांधी स्टेटमेंट जो देते हैं और चीन के प्रवक्ता और पाकिस्तान का नेता जो कहता है, पूरा सेम लाइन में ये लोग बात करते हैं। पूरा हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने का जो साजिश रचा हुआ है, उन लोगों के साथ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिला करके राहुल गांधी जी का लंदन जा करके, अमेरिका जा करके खालिस्तानियों से मिलता है, वहां के जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं सबसे मिल करके, और जो बिल्कुल भारत विरोधी जो लोग फंडिंग करते हैं उन लोगों से तालमेल करके राहुल गांधी देश का विरोध काम करते रहते हैं। तो ऐसा नेता को हम कैसे मानेंगे इस देश का नेता? जी, लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अरविंद केजरीवाल के आप पीछे पड़ गए हैं। उनकी धर्मपत्नी कह रही है कि उनको इंसुलिन नहीं दी गई और अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मारना चाहती है और चुनाव से ऐन पहले उनको अंदर डाल दिया। ऐसे नाटकीय तरीके से अगर कोई बात करते हैं, इसको हम लोग भी बहुत उसको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। करप्शन किया है, जेल गए हैं, अब अदालत तय करेंगे, हमको इस विषय पे पढ़ना नहीं है। गलती काम किया है, एजेंसी काम करेंगे। मोदी जी ने कह दिया कि जो भ्रष्ट है उसके खिलाफ एजेंसी कार्रवाई करेंगे और जो क्लीन है उसका खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। और फैसला करना अदालत का काम है। वो मारना वरना जेल, दिल्ली का जेल खुद दिल्ली प्रशासन के हाथ में है। तो ये सब ऐसे बात करने से जनता मूर्ख नहीं है, वो थोड़ी मानेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है दिल्ली में काम करके। हिंदी मेरा खराब हो गए हैं जब से पार्लियामेंट में आया है। राहुल गांधी जैसे लोग पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, वरना मैं जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, हमारा अच्छा भाषण होते थे जी। लेकिन विपक्ष अच्छा भाषण नहीं करते हैं, राहुल गांधी पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, तो हम लोग आजकल ज्यादा भाषण भी नहीं करते हैं। राहुल गांधी का पीछा आप नहीं छोड़ेंगे, अच्छा लगता है भाषण हो, पार्लियामेंट अच्छा चले। राहुल गांधी का आप पीछा नहीं छोड़ेंगे आप पॉलिटिकली। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। पीछा क्या, वो उसको मैं आजकल उसको मैं सीरियसली नहीं लेता हूं, क्योंकि
उसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन उनकी पार्टी तो उनको सीरियसली लेती है, उनकी पार्टी तो उनको बहुत मानती है। चलिए, ये आपका विरोधी कांग्रेस वाला सीरियस ले, हम नहीं लेंगे, देश वाला नहीं लेंगे, देश वाला नहीं लेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ 18 को अपना समय दिया। थैंक यू सो मच रिजिजू साहब। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थे किरण रिजिजू, जिनके साथ हमारी ये खास बातचीत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।